करते हैं, तब तक है ना आप थोड़े मतलब क्या कहते हैं, आप की 102वें संविधान संशोधन और 105वें संविधान संशोधन के बारे में बता दीजिए। और दूसरा ये बता दीजिए कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हो उसमें आपके मेन पॉइंट क्या है? जी जी बिल्कुल। देखिए, 102वां संविधान संशोधन और 105वां जो संविधान संशोधन है, इसमें बड़ी सीधी सी समझने की बात ये है, क्योंकि जब हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के साथी समझाते हैं तो उसको एकेडमिक लैंग्वेज में और जो टेक्निकल पॉइंट के आधार पर समझाते हैं। तो उसमें होता क्या है कि बहुत सारी बातें जो होती हैं हमारे ऊपर से निकल जाती हैं, या ये कहा जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा कि 100 में से एक ही व्यक्ति को बात समझ में आती है। तो इसको अगर हम अपनी मोटी भाषा में, देहाती लैंग्वेज में अगर कहें, देहाती नजरिए में अगर कहें, अंदाज में बोले कि हुआ क्या कि जो पहले था हमारे पास में, समझने का प्रयास करिए, फिर मैं इसको बताऊंगा। अभी एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि पहले जो हमारे पास में था उसको 102 के जरिए छीन लिया गया और फिर बाद में 105वें संशोधन के जरिए वापस हमें दे दिया गया। तो इतनी सी बात है 102 और 105वें संविधान संशोधन के बीच में। असल में वो जो राज्य सरकारें थी उनके पास में पहले ये व्यवस्था थी कि वो अपने राज्य के अंदर ओबीसी जातियों को चिन्हित कर सकते हैं, पिछड़ी सामाजिक शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ी जातियां उनकी पहचान करके उनकी लिस्टिंग कर सकते हैं, सूची बना सकते हैं कि फला फला जाति सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ी है, ये ईबीसी एमबीसी ओबीसी में आती है। तो ये पहले राज्य सरकारों के पास में ये अधिकार था। उसके बाद जब 102वां संशोधन हुआ 18 में, तो उसमें यह किया गया कि ये अधिकार राज्यों से छीन करके केंद्र के अधीन रख दिया गया। 102 में संशोधन भी ये किया गया कि नहीं भाई, राज्य सरकारें जो है वो इसकी पहचान नहीं करेंगी, इसकी पहचान तो जो है केंद्र सरकार करेगी और ये संसद से होगा। तो वो चीज हो गई। उसके बाद फिर 2021 में जब 105वां संशोधन हुआ तो उसमें भी यही हुआ कि भाई नहीं, मान लीजिए कि अरे भाई हमसे गलती हो गई थी, वो आप ठीक थे हम गलत थे, इसलिए अब आप अपने तरीके से ही करिए। तो वो वाली बात होगी कि 105वें संशोधन में फिर ये कहा गया कि हम वो चीज जो है पहले जो व्यवस्था थी उसी को वापस लागू करते हैं और राज्य सरकारें ही अब जो है अपने राज्य के अंदर, राज्य सरकारों के पास भी अधिकार रहेगा। 105वें संशोधन के तहत ये वापस बोला गया कि वो अपने राज्यों के अंदर सामाजिक शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ी अति पिछड़ी जातियां हैं उनकी पहचान कर सकती हैं, उनकी सूची बना सकती हैं और उनको सम्मिलित करवा सकती हैं। तो इतनी सी बात है और इसी चीज को लेकर के हमारे प्रधानमंत्री साहब ने और पूरी बीजेपी पार्टी ने बहुत हौसला किया था कि हमने पिछड़ों के लिए ये कर दिया वो कर दिया, इतनी शक्तियां दे दी। वो सारी चीजें पहले से ही थी राज्य सरकारों के पास में, जिसको 102वें संशोधन के तहत छीन लिया गया और फिर जो है 105वें संशोधन के तहत वापस दे दिया गया। जैसा कि हमने पहले कहा कि मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉल थी जिससे हम खेलते थे और प्रकाश भाई ने वो बॉल हमसे छीन ली, बोले कि नहीं ये तो हमारी है, इसको तो हम ही रखेंगे, हमारी तो है ही नहीं। और फिर ये बाद में बोलते हैं नहीं यार अमित भाई हमसे तो गलती हो गई थी, ये बॉल तो आप ही की थी, आप ही रखिए, आप ही इस्तेमाल करिए इसको। तो ये पूरा गेम हुआ और इसी चीज को जो बाद में 105वां संशोधन करके जब उन शक्तियों को, राज्य की शक्तियों को वापस किया केंद्र ने पुनः से, तब जाकर के ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और पूरी बीजेपी की टीम ने वो हल्ला किया। उनका जो बिकाऊ जो उनका गोदी मीडिया खरीदा हुआ है, जातिवादी मीडिया है, उसके तहत ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि मोदी जी ने जो है ओबीसी के लिए बहुत अच्छा काम कर दिया, उनको बहुत सारी राज्यों को शक्तियां दे दी ओबीसी के अधिकार के लिए। तो सिर्फ इतनी सी 102 और 105वें संविधान संशोधन के बीच की इतनी सी कहानी है। लेकिन अगर इसको हम टेक्निकल एकेडमिक लैंग्वेज में बताएंगे तो ये बहुत लंबा प्रोसीजर भी हो जाएगा और संभवतः जो है बहुत कम साथियों को ये बात हमारी समझ में आ पाएगी। तो इसलिए हमने इसको देहाती अंदाज में आपको समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि हमारा मकसद ये होता है कि हमारे लोगों को बात को समझ में आनी चाहिए।
ये दर्शाने का प्रयास हम नहीं करते हैं कि हम उसमें ये दर्शाएं कि आपको एकेडमिक लैंग्वेज हम बोले और टेक्निकल लैंग्वेज में आपके सामने रखें, तो उसमें ये हो कि हमारे 4 साथी समझ रहे हैं, 40 नहीं समझ रहे हैं। तो इतनी सी बात इन दोनों संशोधनों के बीच की है। 102 से लेकर के 105 वे संविधान संशोधन के बीच की जो कहानी है उससे इतनी सी है। और दूसरा जो सवाल प्रकाश जी ने कहा कि जो हम लोग कर रहे हैं यात्रा, मंडल संकल्प यात्रा, इसके क्या उद्देश्य हैं, क्या मुद्दे हैं और किस पर हम काम कर रहे हैं। आत्मसम्मान मंडल संकल्प यात्रा, तो इसके नाम से ही ये जाहिर हो जाता है केंद्र सरकार की नौकरी में ये ओबीसी, हाँ ये केंद्र का मसला है। केंद्र सरकार की नौकरी में केंद्र की, देखिए केंद्र की जो सूची है वो केंद्र के पास अलग है, राज्यों की जो सूची है वो एक अलग सूची है। तो जैसे मान चलिए राजस्थान में हमारे जाट भाई है, ओबीसी में आते हैं। हरियाणा के जो जाट भाई है वो जनरल में आते हैं। और वहीं पर अभी भी ज्यादातर मैं समझता हूँ लगभग सब जो जाट भाई है वो केंद्र की सूची में जनरल में ही शामिल है और राज्य की सूची में ओबीसी में है। तो केंद्र की जो ओबीसी की सूची है वो उन्होंने अलग से तैयार करके रखी हुई है। केंद्रीय नौकरियों में केंद्र के द्वारा जो ओबीसी की सूची तैयार की गई है उसको वो लागू करते हैं, और राज्य की नौकरियों में जो राज्य के द्वारा तैयार सूची है वो उसको लागू करते हैं। इस तरीके से ये पूरी व्यवस्था है। तो जैसा कि आत्मसम्मान मंडल संकल्प यात्रा जो है इसका उद्देश्य बड़ा क्लियर है और नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि मंडल संकल्प यात्रा, यानी कि मंडल कमीशन की सारी सिफारिशों को लागू करवाने के संकल्प के साथ शुरू की गई एक यात्रा। और आत्मसम्मान, आत्मसम्मान यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट, सम्मान, स्वाभिमान, जो हमारे किसान का, मेरा कामगार, पशुपालक समाज का एक सम्मान स्वाभिमान है, जिसको ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है, जिसको अपमानित करने का काम किया जा रहा है। तो उसको लेकर के एक समय था जब पेरियार रामास्वामी नायकर साहब ने सेल्फ रिस्पेक्ट आंदोलन दक्षिण में चलाया था। उसी से आत्मसम्मान शब्द लिया और मंडल संकल्प, मंडल की सिफारिशों को लागू करवाने के संकल्प के साथ में। तो इसमें जो हमारी मुख्य मांगे हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, जो राष्ट्रीय स्तर की है। बाकी राज्यों के आधार पर भी हमारी मांगे राज्यों में शामिल होती रहती हैं, छोटी छोटी मांगे वो अलग है। जातिवार जनगणना मुख्य मांग है। सबसे पहली मांग जो है मुख्यतः वो जातियों की जनगणना है, पूरे देश के स्तर पर जातिवार जनगणना हो। अनिरुद्ध भाई, आपने जो पिछला जो आयोग बना था उससे भी मतलब क्या कहते, पिछले जो मतलब जिस आयोग का अभी कार्यकाल खत्म हो गया था, तो उस आयोग के अंदर से भी कई काम आपने करवाए थे और आप धरातल पे भी काम कर रहे हो। यूपी, बिहार, राजस्थान के अंदर भी पहले ये जो कार्मिक विभाग वाली जो ये आदेश पे अभी जो लड़ाई लड़ रहे हैं राजस्थान के युवा, इसी के तहत मतलब आपने शुरुआत के अंदर जो जयपुर के अंदर रैली भी हुई थी और वहां पे ये जो नोटिस वगैरह भी देखे गए थे, तो उस टाइम आप यहाँ पर भी आए थे। तो कुछ साथियों का सवाल है कि जो केंद्र सरकार के अंदर जो नौकरियां दी जाती है उसके अंदर ओबीसी की सूची राज्य तय करता है या केंद्र? वो केंद्र का मसला होता है। केंद्र की सूची, ओबीसी की जो सूची होती है केंद्र के नौकरियों में, वो जो केंद्र के पास उसकी बनाई हुई सूची होती है, उसके सर्वे के आधार पर वो सूची अप्लाई होती है। केंद्र की नौकरियों में जो केंद्र की सूची होती है, यानी कि सीधी भाषा में कहा जाए कि केंद्र तय करता है, और जी राज्य की नौकरियों में राज्य तय करता है। जी जी। एक और चीज थी कि भाई इन्होंने 102वां संविधान संशोधन किया अगस्त 2018 के अंदर। तो उसके अंदर दो महत्वपूर्ण चीजें इन्होंने की। एक तो मतलब क्या कहते हैं, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, और दूसरा ये किया था इन्होंने कि भाई जो राज्य सरकार के पास में जो पावर थी ओबीसी आरक्षण को लेके, वो पावर खत्म कर दी थी। तो उसके अंदर कुछ पॉइंट है आज भी मतलब वो देखने वाले हैं। जैसे कि उसमें एक चीज कही गई है कि भाई
एक तो पहले ये कहा गया था कि भाई कोई भी सूची है, मतलब क्या कहते हैं, किसी भी जैसे कि ओबीसी के अंदर कोई भी जाति है, उसके अंदर राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करके किसी भी जाति को अंदर भी ले सकता है और बाहर भी निकाल सकता है। और दूसरा ये पॉइंट था कि ये जो वर्तमान आयोग है, ये जो मतलब क्या कहते हैं ओबीसी की सूची बनाएगा, वही आगे आने वाले समय में मतलब क्या कहते हैं वही ओबीसी माना जाएगा। तो क्या मतलब जो मंडल कमीशन के टाइम से जो ओबीसी के अंदर जातियां आती थी, अगर मान लो क्या कहते हैं कल ये आयोग मंडल कमीशन के अंदर जो जातियों की ओबीसी के अंदर सूची में डाला गया है, अगर ये आयोग कहता है किसी जाति को बाहर कर देता है, तो क्या मान लो क्या कहते हैं इन्होंने कह दिया दो 105वें संविधान संशोधन के अंदर कि भाई ये जो व्यवस्था की है हमने, ये तो राज्य के लिए की नहीं, ये तो सिर्फ केंद्र सरकार के अंदर लागू होगी, तो क्या केंद्र के अंदर ये जो आयोग नई सूची बनाएगा, या फिर वही मतलब क्या कहते हैं जो मंडल कमीशन के टाइम से जो जातियां केंद्र के अंदर ओबीसी में है वही रहेगी? देखिए, पहला तो एक बड़ा स्पष्ट है कि किसी भी जाति को किसी भी सूची में शामिल करना इतना आसान नहीं होता है और निकालना भी इतना आसान नहीं होता है। दोनों हम्म। समय कठिन परिस्थितियां होती हैं, केंद्र जी जी। सरकार हो या राज्य सरकार हो। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो इन्होंने 102वां संविधान संशोधन किया था, तो जैसा कि पहले शक्ति थी राज्यों के पास में जो पावर थी कि वो जातियों की सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़ी जातियों की पहचान करके उनकी सूची तैयार कर सकते थे, है ना। उस पावर को उन्होंने पहले छीन लिया और उसी पावर को उन्होंने वापस जब 105वां संशोधन किया तो उसी पावर को वापस दे दिया कि नहीं साहब, अब आप ही करिए, आपके पास ये रहेगी, हम इसको देते हैं। और उसका बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार भी 2021 में खूब किया गया लाभ लेने के लिए। तो जी वो एक चीज है। दूसरी बात, जहां तक सूची का विषय है, तो मंडल कमीशन के बाद से हजारों जातियां बैकवर्ड के अंदर जो ओबीसी है उसके अंदर शामिल हो चुकी है ना। और अभी भी संभवता ये है कि हो सकता है कि आगे भी ये प्रक्रिया चले और बहुत सारी जातियां जिनका जब सर्वे हो तो उनकी पहचान की जाए, तो संभव है कि वो बैकवर्ड में आ सकती हैं। और संभव है कि बहुत सारी जातियां ऐसी भी हैं, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी, तो मंडल कमीशन ने उन जातियों को भी बैकवर्ड के अंदर डाला है जिनकी स्थिति शेड्यूल कास्ट से भी ज्यादा खराब थी। और उनके लिए ये सिफारिश उसमें है कि चूंकि हमने इनको इसमें शामिल तो कर लिया है, लेकिन इनको सरकार को चाहिए कि इनको शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में भेज दे, है ना। तो जी। एक तो ये चीज है। तो इसमें दो चीज है कि अगर कोई सर्वे होता है, एक ऑथेंटिक सर्वे होता है, साइंटिफिक सर्वे होता है, तो दो चीजें इसमें होंगी। एक तो बहुत सारी ऐसी जातियां होंगी जो बैकवर्ड से निकल करके बाहर जा सकती हैं, जैसे मतलब दूसरी कैटेगरी में जा सकते हैं जिनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। दूसरा ये हो सकता है कि कुछ जातियां जिनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, जो बैकवर्ड में शामिल नहीं है, वो इसमें शामिल आगे की जा सकती हैं, जैसे कि अभी तक लगातार करते आए हैं। तो इसमें ये सवाल नहीं है कि सूची मंडल कमीशन वाली रहेगी या यही रहेगी। सूची जब भी जारी होगी तो जो जातियों की सूची पहले से बन चुकी है वो जातियां उसमें रहेंगी ही रहेंगी। संभावना ये रहेगी कि जो बैकवर्ड से भी निचले स्तर की हैं उनके लिए विशेष अवसर की व्यवस्था करने का कोई प्रावधान सरकार बना सकती है, जैसे कि राजस्थान में ही ओबीसी से अलग करके एमबीसी बनाया गया विशेष अवसर को देखते हुए, सुविधा देने के लिए। तो इस तरह का प्रावधान जो है सरकार कर सकती है। जी। एक और चीज थी कि अब जैसे कि एमबीसी वाली आपने बात रखी, तो 102वें संविधान संशोधन के तहत तो इन्होंने ये भी चीज खत्म कर दी थी कि राज्य, जैसे कि आप इसका इसके लिए उदाहरण आप दो दो राज्यों के ले सकते हो, एक तो केरल का उदाहरण ले सकते हो और एक मराठा आरक्षण का उदाहरण ले सकते हो, क्योंकि इसी समय में मतलब बीजेपी की सरकार थी महाराष्ट्र के अंदर, और महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने मराठाओं को आरक्षण दिया, 16% आरक्षण। तब दो चीजें आई।
हालांकि मुझे है ना ताजुब की बात है, एक चीज तो उठनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि मतलब क्या कहते हैं, आपने ईडब्ल्यूएस वाला आरक्षण दे दिया तो 50% वाली कैप तो खत्म हो गई। एक चीज और है इसमें, एक नजरिया और भी हो सकता है हालांकि, क्योंकि इन्होंने अभी तक ईडब्ल्यूएस वाले आरक्षण के अंदर कर क्या रखा है कि इन्होंने ये डिसाइड नहीं किया है कि ये वर्टिकल आरक्षण है या हॉरिजेंटल आरक्षण है। हालांकि इस पे मतलब कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि ये वर्टिकल ही आरक्षण है, क्योंकि हॉरिजेंटल होता तो फिर मतलब आरक्षण के अंदर आरक्षण होता। पर फिर भी अगर हम मतलब क्या कहते हैं सरकार की बात करें, तो आपको पता होगा कि हरियाणा के अंदर किसी युवा ने एक रिट लगाई थी और उसके अंदर ये पूछा था कि भाई आप जो ईडब्ल्यूएस वाला आरक्षण दे रहे हो और ये ओरिजेंटल है या वर्टिकल आरक्षण है। अगर वर्टिकल आरक्षण है तो जिस 50% कैप की बात सरकार करती है, ये आज तक ओबीसी आरक्षण को लेके जब भी ओबीसी आरक्षण की बात हुई है तब मतलब 50% की कैप के नाम पे सुप्रीम कोर्ट के जज हो या सरकार खुद हो, कहीं ना कहीं टांग अड़ाती आई है। और यही बात यहाँ पर हुई थी महाराष्ट्र के अंदर भी। हालांकि पहले मुंबई हाई कोर्ट ने उनके फेवर में फैसला दिया था, उसके बाद में रंजन गोगोई ने टांग अड़ाई थी और रंजन गोगोई ने ये कहा था कि एक तो आप राज्य के पास में अधिकार खत्म हो गया ओबीसी आरक्षण को लेके, और दूसरा ये कि जो जो 50% की कैप है, अगर 16% आरक्षण देते हैं तो फिर 50 से ऊपर हो जाएंगे, फिर तो 66% आरक्षण हो जाएगा। तो उस हिसाब से मतलब ये दो मतलब बिंदु केंद्र में रख के इन्होंने मतलब फैसला सुनाया था और उसको खारिज कर दिया था। उसके बाद में हालांकि इन्होंने 2021 में 105वां संविधान संशोधन किया था, तो उसके अंदर इन्होंने राज्यों को पावर वापस दे दी। लेकिन उसमें भी बहुत सारा, जैसे कि मैंने आपसे एक सवाल पूछा ही था कि भाई ये कह रहे हैं कि भाई राज्य अपने हिसाब से सूची बना सकता है और राज्य अपने हिसाब से अलग सूची भी रख सकता है केंद्र से, और पहले भी होती थी ये। फिर भी मतलब क्या कहते हैं, अगर केंद्र में अगर किसी जाति को बाहर या अंदर करते हैं तो भी गड़बड़ है ये चीज तो, मतलब क्योंकि मंडल कमीशन की तो एक लंबे परामर्श के बाद में लंबे, आप क्या मतलब कितने साल मानोगे काकोर ये काका कालेलकर का जो था आयोग, इससे लेके ठेठ मंडल आयोग तक तो लंबा एक मतलब संघर्ष चला था। और दूसरी एक और चीज, जो मतलब क्रीमी लेयर शब्द जोड़ दिया गया है, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में क्रीमी लेयर का शब्द जोड़ा है 1993 संविधान संशोधन के तहत है। तो इसमें दो चीजें हैं, एक मतलब क्या कहते हैं मंडल कमीशन की हम रिपोर्ट देखते हैं तो उसके अंदर तो लास्ट आखिर तक आते आते बीपी मंडल साहब ने ये बात मनवा ली थी कि ओबीसी की भी जो आर्थिक पिछड़ापन है ये कहीं ना कहीं जाति की वजह से है, तो उसमें भी वजह जाति को माना गया। और इसी इसी बेस पे हम मतलब ये बात रखते हैं हमेशा कि भाई ये जो आज तक आरक्षण की व्यवस्था है वो बैकवर्ड और मतलब वंचितों के लिए की गई है, सामाजिक बैकवर्ड और वंचितों के लिए की गई है। बाकी आर्थिक आधार का नाम ही नहीं है, क्रिमिनल शब्द भी नहीं, बाद में आर्थिक जोड़ा आधार गया। की जहाँ तक और बात करें दूसरा जाति। ईडब्ल्यूएस वाला आरक्षण है, तो ईडब्ल्यूएस वाले के अंदर कैप तो 8 लाख की रखी हुई है, और जबकि मतलब क्या कहते हैं ओबीसी की कैप है ये तो 4 लाख की है। तो जो ईडब्ल्यूएस वाला अगर नाम भी देखें तो इकोनॉमिक के हिसाब से जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनके लिए व्यवस्था कर रखी है। हालांकि एक तरीके से तो एसटी एससी ओबीसी सारे होने चाहिए, अगर वैसे नहीं करे भी तो ओबीसी के जो क्रिमिनल है जो 4 लाख से 8 लाख के बीच में आते हैं उनको तो कम से कम इस आरक्षण व्यवस्था के अंदर फायदा मिलना ही चाहिए। बिल्कुल, देखिए पहला तो ये हम लोगों को समझना पड़ेगा कि इन्होंने बड़ी शातराना तरीके से ये प्रचारित किया तंत्र के जरिए कि आर्थिक आधार पर है, और हमारे उन भोले लोगों को ये मनवाने के लिए तैयार कर लिया कि भाई आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए, जाति आधार पर आरक्षण जो है घातक होता है। जबकि सच्चाई ये है कि ईडब्ल्यूएस जो है वो प्योर जाति आधारित आरक्षण है।
ठीक है, क्योंकि उसका जब नोटिफिकेशन निकलता है, अभी कार्मिक आयोग ने राजस्थान ने 2 दिन पहले ही जारी किया है, तो उसमें क्या लिखा है, जी। आपने पढ़ा होगा, उसमें लिखा है कि आर्थिक आधार पर कमजोर ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए उन्हीं जातियों को माना जाएगा जो पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति से नहीं आती है। हम्म। ठीक है, यानी कि जो ओबीसी नहीं है, एससी नहीं है, एसटी नहीं है, वही। अब सवाल यहाँ पर यह भी उठता है, क्या सवर्ण ही आर्थिक रूप से कमजोर है? ओबीसी एससी एसटी जो है रईस है। जी। आगे जी। जो नोटिफिकेशन उन्होंने निकाला है, यहाँ पर बड़ा स्पष्ट ये है कि ये जाति आधार पर आरक्षण है, और ये जो सवर्ण समाज में जातियां आती हैं, 2-4 जातियां जो है, ये उनके लिए आरक्षण स्पष्ट रूप से जाति आधार पर दिया गया है। अब यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि इनका प्रोपेगेंडा क्या है। ये हम्म। क्यों कहते हैं कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए? हालांकि आर्थिक आधार पर तो है नहीं, हो भी नहीं सकता, क्योंकि ईडब्ल्यूएस भी जाति आधार पर है। उन्होंने ये कह दिया कि भाई 8 लाख से कम वाले को मिलेगा, ये कह जी। दिया। तो भाई हम भी तो ओबीसी वाले हैं, तो हमारा भी आप किसमें गिनोगे? हमारा आप किसमें गिनते हो? हमारा जाति आधार पर कैसे हो गया? अगर आपका आर्थिक आधार पे है तो हमें तो 4 ही लाख से रुपए मिल रहा है ना, हमारी तो 4 लाख की कैप है। 4 लाख रुपया अगर हम सालाना हमारी इनकम है, तो हमें आरक्षण ही नहीं मिल रहा है। जी। शायद तक अनिरुद्ध भाई को काम आ गया है, या फिर मतलब बिजी हो गए हैं। तब तक मैं मेरी बात रख लेता हूँ। राजस्थान के अंदर काफी लंबे टाइम से मतलब क्या कहते हैं, ओबीसी आरक्षण को लेकर एक आंदोलन भी चल रहा है, और कई जगहों पे मतलब बहुसंख्यक रूप से लोग आगे आए हैं इसको लेकर। लेकिन बात यह है कि मेरे नजरिए के अंदर की बात करूं तो मतलब ओबीसी आरक्षण से ज्यादा मैं तो पर ओबीसी या एसटी एससी जो आरक्षण है उसकी महत्वपूर्ण लड़ाई राज्य की बजाय केंद्र की होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम राज्य की बात करते हैं तो राज्य के अंदर तो सिर्फ आप ये कार्मिक विभाग वाला जो आदेश है इसको आप मान सकते हो, एक छोटा सा आदेश है। इसकी लड़ाई आप राज्य की मान सकते हो। बाकी जितनी भी बड़ी लड़ाई है जो शायद जातीय जनगणना की हो या फिर और किसी भी तरीके की लड़ाई हो, वो कहीं ना कहीं केंद्र से ही जुड़ी हुई है। जैसे कि हम रोस्टर सिस्टम, इस आंदोलन के अंदर बहुत सारे ऐसे मुद्दे इन्होंने साथ में रखे हैं। जैसे कि मतलब रोस्टर सिस्टम हो गया। तो अगर रोस्टर सिस्टम की बात करें तो ये तो लड़ाई केंद्र की होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप केंद्र से लड़ाई करोगे ये रोस्टर सिस्टम की, तो ये ना सिर्फ राजस्थान राज्य बल्कि मतलब बाकी के जो राज्य हैं उनके अंदर भी ये लागू होगा, रोस्टर सिस्टम सही हो जाएगा। और केंद्र के अंदर जो मतलब रोस्टर सिस्टम के अंदर गड़बड़ी होती है वो भी मतलब क्या कहते हैं सही हो जाएगा। आपने मतलब क्या कहते हैं ध्यान रखा हो तो 2016 के अंदर यूपीएससी के अंदर मोदी सरकार आने के जस्ट बाद की बात है। यूपीएससी के अंदर ओबीसी के कुछ लड़के थे, उनको पोस्टें मिली हुई थी और उसके बावजूद मतलब क्या कहते हैं उनको हटा दिया गया था। उसकी वजह ये रोस्टर सिस्टम ही था। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हमारी जो महत्वपूर्ण लड़ाई है वो राज्य की बजाय केंद्र से है। और दूसरी बात है, केंद्र ने मतलब क्या कहते हैं 102वें संविधान संशोधन के तहत 102वें संविधान संशोधन के तहत जो मतलब क्या कहते हैं पावर दी है राज्य के पास में, संवैधानिक दर्जा दिया ओबीसी आयोग को। तो ओबीसी इसके अंदर बेनिफिट ये है कि ओबीसी आयोग में बहुत सारे कर्तव्य और उनको अधिकार दिए गए हैं। यहाँ तक कि मतलब क्या कहते हैं ओबीसी आयोग के पास ये पावर दी गई है कि आप एक मतलब कोर्ट की तरीके से काम कर सकते हो। तो अगर मतलब क्या है, और उसमें एक एक ये पॉइंट रखा गया है कि आप सोशल इकोनॉमिक आधार पे कोई भी काम कर सकते हो। जबकि और दूसरी मतलब नौकरियों के अंदर इन्वेस्टिगेशन प्लस ये जो
जो पदोन्नति वगैरह ये सारे मामले है ही, लेकिन ये मतलब एक सोशल इकोनॉमिक आधार का मुद्दा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्योंकि सोशल इकोनॉमिक्स की बात करें ना तो अनिरुद्ध भाई आपने भी मतलब क्या कहते हैं मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी है, तो उसके अंदर जो 40 सिफारिशें की गई है उसमें से 1.5 तो मान ली गई है, बाकी वाली मानी नहीं गई है। लेकिन अगर मंडल कमीशन की पूरी रिपोर्ट की बात करें तो उसमें से 5 ऐसी मतलब क्या कहते हैं सिफारिश होगी जो मतलब सिर्फ नौकरियों के लिए है। बाकी की जो 35 जो मतलब क्या कहते हैं सिफारिश है वो लगभग लगभग उन लोगों के लिए, क्योंकि हम जब नौकरियों की बात करते हैं तो भारत के अंदर 3% नौकरियां हैं और 3 में से 1.5% नौकरियां हैं जिनमें आरक्षण की बात है, आरक्षण की लड़ाई है। तो उस 1.5% में से अगर आप 100% ओबीसी की बात करते हो तो 1.5% लोगों की नौकरियों की लड़ाई है। बाकी के लोगों को अगर आगे लाना है तो वो मंडल कमीशन के द्वारा, मंडल कमीशन की संपूर्ण रिपोर्ट लागू होती है तभी होता है। जैसे कि मंडल कमीशन के अंदर एक तो ये लोन सिस्टम की बात की गई है। अब आज की टाइम में जितने भी कॉरपोरेट घराने हैं वगैरह है जो भी है, वो सारे अमीर लगभग लगभग जो सरकारी बैंक से लोन वगैरह लेके ही करोड़पति बने हुए हैं, अरबपति बने हुए हैं। तो यही व्यवस्था अगर ओबीसी के बच्चे को मिले, ओबीसी के युवाओं को मिले तो वो भी मतलब आर्थिक रूप से तो एक मतलब सशक्त हो भी सकता है। और दूसरा इसके अंदर ये बात की गई है कि जो पारिवारिक जो व्यवसाय है उसके अंदर बढ़ावा देना। जैसे कि मतलब क्या कहते हैं जाट हो गए, यादव हो गए, गुजर हो गए, ये खेती करते हैं, इनका पारिवारिक व्यवसाय खेती है। कुम्हारों का मटका बनाना है। तो इन व्यवसायों के अंदर स्पेशल मतलब एजुकेटेड किया जाए और इनके अंदर बढ़ावा दिया जाए, ताकि मतलब क्या कहते हैं तकनीकी रूप से भी जो ओबीसी वर्ग के युवा है सुदृढ़ हो, जो नौकरी के अंदर ना भी जाए तो कम से कम बाहर के जो भी व्यवसाय है, बाकी के जो व्यवसाय है, खेती आज देखते हैं तो लगभग भारत के 60% लोग खेती करते हैं। लेकिन अगर यही मतलब क्या कहते हैं खेती के अंदर एजुकेटेड किया जाए तो दो चीजों का फायदा होगा। एक तो एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा मतलब रेवोल्यूशन होगा, एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा सुधार होगा। और दूसरा ये हो, हाँ मंडल दूसरा ये होगा कि मतलब क्या कहते हैं मंडल जो कमीशन जो ओबीसी है, के युवा हैं जो पारिवारिक व्यवसाय संभालते हैं तो उसके अंदर भी बढ़ावा मिलेगा, उनके कल्चर को भी बचाया जाएगा और बाकी चीजों को भी बचाया जाएगा। तो आप मतलब तो मंडल कमीशन आयोग की सिफारिशें हैं जो उनके बारे में मोटे मोटे तौर पे थोड़ा इन लोगों को बता दीजिए। और आप क्या सजेस्ट करोगे मंडल कमीशन की, अगर किसी भाई को रिपोर्ट के बारे में पूरा जानना है तो आप कौन सी बुक सजेस्ट करोगे पढ़ने के लिए? देखिए अभी फिलहाल में तो 2-3 बुक्स ही उपलब्ध है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा बुक पसंद आई मंडल कमीशन की, तो ये मेरे हाथ में है, आप देख सकते हैं। मंडल कमीशन राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी पहल के नाम से है। ये सत्येंद्र जी जी। पीएस की लिखी हुई है ना। भूमिका अनुवादन जो है सत्येंद्र पीएस ने किया है, प्रस्तावना जो है जस्टिस पीवी सावंत की है, और दिल्ली मंडल से लेके तमाम बुद्धिजीवियों की इसमें राय शामिल है, शरद यादव दिल्ली मंडल तमाम लोगों की। तो इसको आप ले सकते हैं। देखिए मंडल कमीशन के बारे में मोटी मोटा अगर कहा जाए, हमको ये समझना होगा कि मंडल कमीशन नौकरियों में आरक्षण के लिए नहीं है। नौकरियों में आरक्षण के लिए मंडल कमीशन ने एक तो सिफारिश ही की है। मंडल कमीशन की असल लड़ाई जो है वो एजुकेशन रिफॉर्म है, लैंड रिफॉर्म है, और आर्थिक आधार पर जो आर्थिक मुक्ति का एक आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ना है। वित्तीय सहायता को लेकर के, निजी क्षेत्रों में आरक्षण के लेकर के, लोकसभा विधानसभा में आरक्षण को लेकर के, एक संपूर्ण जो आपका अधिकार है उसका एक विस्तृत दस्तावेज है। हमारे नौजवान जो हमारे साथी हैं उन्होंने रिपोर्ट को पढ़ा नहीं है, और न पढ़ने का परिणाम ये है कि हम ये समझते हैं कि नौकरियों में 27% आरक्षण की मात्र सिफारिश है। ऐसा कतई नहीं है। पहले तो एक समझना पड़ेगा कि मंडल कमीशन ने 27% नहीं, आबादी के अनुपात में रिजर्वेशन की सिफारिश की है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी।
क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का कैप था। अब यहाँ पर एक बात आपको मैं पहले मोटा मोटी समझा दूं कि षड्यंत्र क्या हुआ ओबीसी के साथ में, कैसे हम कमजोर पड़ गए और आखिर क्यों हम इतने पिछड़ गए कि एक दौर में 3 दशक पहले 1990 में पूरे देश में ओबीसी का आंदोलन खड़ा हुआ और मजबूती से डट के हम लोग लड़े, मंडल कमीशन की सिफारिशों को भी लागू कराया और फिर भी हम पिछड़ गए। तो इसका कारण हमें समझना पड़ेगा कि जब कालेलकर आया, काका कालेलकर कमीशन आया और उसके बाद लगातार जब भले ही उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, क्योंकि काका कालेलकर ने जो जिन्होंने रिपोर्ट तैयार की थी उन्होंने खुद उसमें जो है असहमति दर्ज करा दी थी कि नहीं ये नहीं लागू होना चाहिए, एक असहमत नोट उसके साथ में लगाया था रिपोर्ट के साथ में। तो जब अध्यक्ष ने असहमत नोट लगा दिया तो उस पर कभी चर्चा नहीं होगी, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन इसके बाद ये लोग समझ गए थे कि अब ओबीसी के लोग जाग गए हैं, अपने अधिकार की मांग करने लगे हैं, आज नहीं तो कल ये ले लेंगे, कुछ ना कुछ फिर आयोग कोई बनेगा, कोई सरकार आएगी तो उनकी बात सुनेगी, आंदोलित होंगी। तो इन्होंने एक षड्यंत्र पहला ये किया कि 50% की कैप कर दी कालेलकर के बाद, जब मंडल कमीशन की आज चल रही थी। तो जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट तैयार की गई तो उसी का हवाला देते हुए कहा गया कि चूंकि ओबीसी की आबादी 1931 के अनुसार 52% है और आकलन करते हुए हम 54% मानते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि मंडल कमीशन ने 52% ने ओबीसी को 54% माना है, ये समझ लिया। उन्होंने कहा कि 54% ओबीसी इस समय है, ऐसा हमारा मानना है, मंडल कमीशन कहता है। और इस हिसाब से ओबीसी का आरक्षण आबादी के अनुसार होना चाहिए और चूंकि कैप है 50% की, इससे ऊपर आरक्षण नहीं जा सकता है। तो हम मांग करते हैं कि एससी और एसटी को मिलने के बाद में जो 27.5 बचता है उसमें से 27 हमें दे दिया जाए। और इसके बाद भी प्रेशर इस पे दिया जाता है कि सरकार, आने वाली सरकार जातियों की गिनती कराए और जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी सुनिश्चित करे। मंडल कमीशन को अगर समझना है ना, हमारे भाई जो जानते नहीं है तो वो समझते हैं कि नहीं यार देखो एससी एसटी को बहुत ज्यादा दे दिया, हमें कुछ नहीं मिल रहा। उनको हासिल हुआ है संघर्ष से, चाहे वो बाबा साहब के संघर्ष से मिला हो या अन्य लोगों के संघर्ष से। आपने और हमने, हमारे जो पुरखों ने संघर्ष करके 1-2 सिफारिश लागू करा दी, हम उसी को मुफ्त में खा रहे हैं, उसको बचा भी नहीं पा रहे हैं और आगे संघर्ष कर नहीं रहे। अगर एक लाइन में कहूं कि मंडल कमीशन क्या है या मंडल कमीशन हमें क्या देता है, तो कोई किसी को समझाने के लिए हम बोल सकते हैं मंडल कमीशन का स्पष्टता ये है कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को अधिकार मिले वही अधिकार जो है ओबीसी को मिलने चाहिए। आपको पता है, हमें तो लगता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के राइट्स से भी ज्यादा एक राइट्स ओबीसी में है मंडल कमीशन के तहत। क्या? निजी क्षेत्र में आरक्षण। ये सिफारिश मंडल कमीशन ने पहले ही कर दी थी कि जो भी निजी संस्थाएं सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता या सहयोग के द्वारा संचालित होती हैं उनमें ओबीसी आरक्षण लागू होना चाहिए। अब ऐसी कौन सी संस्था होगी जो 50 लाख की भी सबसे छोटी कंपनी भी चलाता होगा, उसने भी 40 लाख का 30 लाख का लोन लिया होगा सरकार से, बगैर सरकार के सहयोग के तो नहीं चल सकती। तो जब उसने सरकार से सहायता ली है तो मंडल कमीशन की सिफारिश वहां पर लागू होती है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे सरकारी हो, हर जगह 27% रिजर्वेशन। चूंकि अब वहां पर यह भी समझना है कि जो पहले कहा गया कि चूंकि कैप लगा हुआ इसलिए 27%, जाति जनगणना सरकार करवाए और आबादी के अनुपात में सुनिश्चित करे। ठीक है। प्रमोशन में रिजर्वेशन जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को मिलता है उसकी सिफारिश आपके लिए है। लोकसभा विधानसभा में रिजर्वेशन जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को मिलता है उसके लिए सिफारिश आपके लिए है। आपके लिए लैंड रिफॉर्म भूमि सुधार कानून, भूमि सीलिंग कानून के तहत जो भूमिहीन पिछड़े हैं, पिछड़ी जातियों में जो भूमिहीन लोग हैं उनको 5-5 बीघा भूमि देने की सिफारिश है। जो तटीय इलाकों के मल्लाह यानी कि जो मल्लाह निषाद समाज के लोग हैं उनको नदियों का मालिकाना हक देने की बात है। जो राजस्थान के, मैं आपको बता देता हूं मेरे हाथ में ही है रिपोर्ट, मैं इसीलिए लेके बैठा हूं कि अगर कोई जानना चाहे तो मैं उसको स्पष्ट यहाँ पर इंगित कर सकूं कि कैसे क्या है, कितनी क्या सिफारिश है। इसमें एक चीजों को समझने की जरूरत है कि वित्तीय आधार पर बहुत ज्यादा आपको जोर दिया गया है। ओबीसी मंडल आयोग के अतिरिक्त ओबीसी मंत्रालय, ओबीसी आयोग, मंत्रालय और आयोग दोनों फर्क है।
हमारे लोगों को समझना होगा। आपके पास ओबीसी आयोग है, शायद तक एक बार वापस चले गए अनिरुद्ध भाई, आपका नेटवर्क बार बार जा रहा है। फिर भी मैं आगे मतलब अपनी बात थोड़ा टेक्निकल इश्यू हो दोहराना जा रहा है, माफी चाहता हूँ। जी ओबीसी आयोग, जिसको आप पिछड़ा वर्ग आयोग कहते हैं, जो एक केंद्रीय स्तर पर बना हुआ है, जिसका कार्यालय दिल्ली में है, भीकाजी कामा प्लेस में। उसके बाद राज्यों के अपने अपने ओबीसी आयोग हैं। लेकिन क्या आपका कोई ओबीसी मंत्रालय है? नहीं है। इसके अतिरिक्त जो कामगार हुनरमंद जातियां हैं, उनके लिए अलग से जाति आधार पर निगमों के गठन की सिफारिश है। और ये भी बड़े जोर देके कहा गया है कि उन जातियों के निगमों में अध्यक्ष से लेकर के सदस्य तक उसी जाति का होना चाहिए, दूसरी जाति का नहीं। आपके पता है, राजस्थान सरकार ने पिछले दिनों विप्र आयोग का गठन किया है, जो ना तो संवैधानिक है और ना ही जिसकी कहीं कोई सिफारिश है। लेकिन मंडल कमीशन ने जो सिफारिश की है, क्या किसी जाट के लिए, जाट किसान कौम है, हुनरमंद कौम है, क्या जाट आयोग का गठन किया? क्या अहीर आयोग का गठन किया? गुर्जर आयोग का गठन किया? प्रजापति आयोग का गठन किया? निषाद आयोग का गठन किया? और जो तमाम हमारी जातियां हैं, ओबीसी समाज की, एमबीसी समाज की, पिछड़ा समाज की, जिसकी सिफारिश मंडल कमीशन ने की है इनकी बेहतरी के लिए अलग से निगमों की, जाति निगमों के गठन की, किसी का गठन किया क्या? नहीं किया। अनिरुद्ध भाई जुड़ रहे हैं, तब तक मैं मतलब क्या कहते हैं, कई और मुद्दे हैं इस पे। पहली बात तो है आयोग, मुझे मैं पिछली बार जब लाइव आया था तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई 102वां संविधान संशोधन है, उसके अंदर तो मतलब क्या कहते हैं ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया गया है, तो फिर अब तो ओबीसी आरक्षण का कोई मतलब नहीं रहा। ऐसा नहीं है, क्योंकि 105वां संविधान संशोधन के तहत जो राज्य के पास से जो वो चीजें जो अधिकार लिए गए थे वो 105वें संविधान संशोधन के तहत दे दिए गए। हालांकि उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, लेकिन वो केंद्र की सूची के अंदर गड़बड़ियां हैं, राज्य की सूची के अंदर नहीं है। और आयोग किस तरीके से बनेगा, इस पर भी मैं बता देता हूँ। राज्य के अंदर भी बनेगा और केंद्र के अंदर भी बनेगा। और राजस्थान के अंदर आयोग का गठन हो चुका है, और केंद्र के अंदर भी आ, एक पहले जो जिस आयोग का गठन हुआ था उसका अब जो भाई बोलिए। जी, अभी अगर आप जो है मंडल कमीशन की 37वीं सिफारिश देखते हैं, तो उसमें जो पॉइंट नंबर 1 है, उसमें स्पष्ट है कि जैसे कि मैंने कहा कि कुछ जातियां जिनको शामिल किया गया है, जिनकी स्थिति एससी से ज्यादा खराब है। इसमें स्पष्ट ये दर्शाया गया है कि कुछ पेशेगत जो समुदाय है, मछुआरा, बंजारा, बांसकोड़, खाटवार, इनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, यानी कि एससी से भी ज्यादा खराब है, अछूत होने के दंश से पीड़ित है। उन्हें आयोग ने ओबीसी में सूचित किया हुआ है, लेकिन सरकार द्वारा उन्हें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने पर विचार करना चाहिए। ये सिफारिश 37.1 स्पष्ट इसमें है। दूसरा यहीं पर यह भी है कि पिछड़े वर्ग विकास निगमों की स्थापना की जानी चाहिए। पिछड़े वर्ग के लिए जो विकास निगम है, उनकी अलग से स्थापना होनी चाहिए। और ये स्थापना केंद्र स्तर पर नहीं है, स्पष्ट इस बात करके कई बार दोहराया गया है कि विकास निगम हो, चाहे आयोग हो, या
मंत्रालय हो, इनका गठन केंद्र स्तर पर अलग हो और राज्यों के स्तर पर अलग होना चाहिए। तो इस पे बड़ा मतलब स्पष्ट रूप से इसमें फिर दोहराया गया है। और साथ में इसमें एक चीज और है, आपको नहीं पता होगा कि इसमें एक सिफारिश और की गई है, बड़ी मजेदार है, कि हिमाचल प्रदेश के गद्दियों, महाराष्ट्र के नवोदिष्टों, तटीय इलाकों के जो मछुआरे मल्लाह निषाद होते हैं, और जम्मू कश्मीर के गुज्जरों जैसे ओबीसी के बहुत पिछड़े घटकों, जो बहुत पिछड़े समुदाय हैं, इनकी बेहतरी के लिए, प्रतिनिधित्व देने के लिए सिफारिश की जाती है कि उन इलाकों को परिसीमन के वक्त अलग निर्वाचन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया जाए, यानी कि इन लोगों के लिए अलग से सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन के समय तैयार किया जाए। कौन गुज्जर है जो कहता है कि मंडल कमीशन की सिफारिश नंबर 37 के पॉइंट नंबर 4 के अनुसार हमें परिसीमन करके हमारी विधानसभा लोकसभा अलग करो? एक ने भी कहा है कभी? पढ़ेगा तब कहेगा। कौन निषाद मल्ला है जो इस बात की मांग करता है? पढ़ेगा तब करेगा। जब पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो मांग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम बार बार ये बात कहते हैं कि संविधान और मंडल कमीशन, इन दोनों को हमें पढ़ने की जरूरत है। अगर जिस दिन ये संपूर्ण रूप से लागू हो जाएगा ना, तो समझ लीजिए कि ये सोने की चिड़िया भारत बन जाएगा। क्योंकि कोई भी देश केवल कागज पे खींची हुई लकीरों या रेखाओं से जो मानचित्र बना दिया जाता है, सीमाओं से नहीं बनता है। देश उस देश में रहने वाले लोगों से बनता है। और जब उस देश में रहने वाले लोगों को बराबरी का अधिकार ना हो, समान प्रतिनिधित्व ना उनका हो, अनुपातिक प्रतिनिधित्व उनको ना मिले, समानता का अधिकार उनको ना मिले, उनको राष्ट्र निर्माण में बराबर योगदान करने का अवसर न दिया जाए, तो राष्ट्र कभी भी राष्ट्र नहीं रह सकता है। वो कभी भी राष्ट्र न तो विश्व गुरु बन सकता है, न सोने की चिड़िया बन सकता है। यही कारण रहा कि एक जमाने में अधिकारों को कुछ लोगों तक सीमित कर दिया गया कि फलना जाति केवल युद्ध करेगी, फलना जाति केवल लड़ेगी, फलना जाति केवल व्यवसाय करेगी और बाकी सब जो है बेगार करेंगे। तो ये जो शक्ति है, जो एक संगठित शक्ति बनकर के दुश्मन का मुकाबला कर सकती थी और भारत को कभी भी पराजित या गुलाम नहीं होने दे सकती थी, उस शक्ति को हमेशा दबा के रखा गया, कभी अवसर ही नहीं दिया गया उसको उसको अपने तो जब तक आपको अवसर नहीं मिलेगा, उन देश में रहने वाले तमाम समुदायों को जब तक प्रतिनिधित्व करने का, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने का अवसर नहीं मिलेगा, तब तक राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता है। तो इसलिए समानता, क्षमता और समान अधिकार, प्रतिनिधित्व सभी को मिले, उसकी व्यवस्था संविधान और मंडल कमीशन, इन दो के जरिए करने का प्रयास किया गया है। और इस लड़ाई को हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। सबसे ज्यादा एजुकेशन के रिफॉर्म पर बल दिया गया। मंडल कमीशन को अगर आप देखते हैं, ओबीसी के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की डिमांड है। अलग से ओबीसी छात्रावास, जहां स्पष्ट रूप से ये लिखा है कि ओबीसी बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए, चूंकि ये कमजोर वर्ग के बच्चे हैं तो उनके पास इतनी व्यवस्था नहीं होती है कि शहरों में मकान लेकर के, किराए पर मकान लेकर के रह सकें, पढ़ सकें, इतना खर्च उठा सकें। तो इनके लिए सरकार जो है छात्रावासों की व्यवस्था कराए, इनके रहने खाने की उसमें सरकारी स्तर पर, अपने स्तर पर खर्चे की व्यवस्था करे, ताकि इन समाजों के बच्चे पढ़कर आगे जा सकें। ओबीसी आबादी क्षेत्रों में निःशुल्क इंग्लिश मीडियम स्कूलों की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि वहां के बच्चे पढ़ लिख करके आगे निकल सकें। अलग से स्कॉलरशिप की व्यवस्था हो। साथ में हाई जो एजुकेशन में जब हम जाते हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह में जाते हैं, आगे जाते हैं, तो उसमें ये सिफारिश है कि आरक्षित वर्ग के बच्चों के लिए अलग से निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। सबसे बड़ा जो रिफॉर्म है मंडल कमीशन के अंदर, वो एजुकेशन रिफॉर्म की लड़ाई है। क्योंकि असल जो चीज है वो एजुकेशन लेड रिफॉर्म की लड़ाई है। आर्थिक आधार पर जो है आर्थिक मुक्त की लड़ाई है। वित्तीय निगमों के गठन की बात है, आपको वित्तीय सहायता मुहैया कराए जाने की बात है, व्यवस्था करने की बात है, ताकि आप बिजनेस व्यवसाय कर सकें, आगे बढ़ सकें। निजी क्षेत्रों में आपका प्रतिनिधित्व ना मारा जा सके, इसको लेकर के निजी जो भी संस्थाएं, निजी संस्थाएं जितनी है सरकार द्वारा सहायता लेकर संचालित है किसी भी तरीके से, तो उनमें आपके रिजर्वेशन को लागू करने की बात है। तो ये एक बहुत बड़ा विस्तृत दस्तावेज है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि
जो SC ST को जो अधिकार मिले हैं उससे एक अधिकार ज्यादा की बात मंडल कमीशन ओबीसी के लिए करता है। इतनी सी बात हमें समझनी पड़ेगी। और इसको लागू आप कब कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहली जो लड़ाई है हमारे लिए वो जातिवार जनगणना की है। कुछ हमारे साथी मांग करते पाए जाते हैं जिनको जानकारी नहीं है या बरगला दिए जाते हैं, तो कहते हैं कि ओबीसी की गिनती करा लो। ये उसमें अपनी ऊर्जा नष्ट करते हैं। ओबीसी की गिनती कराने से लाभ हमें नहीं मिलने वाला है। ओबीसी की गिनती अगर हो जाएगी और सभी जातियों को जातीय आधार पर नहीं गिना जाएगा तो हमारे लिए वही बात रहेगी जो अभी है। ऐसे तो अभी भी हम जान ही रहे हैं कि हम 54% है, 52% है, हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। जो लड़ाई हमारे अंदर लगाई गई है वो हमारे अंदर है और लगातार दरार पैदा कर रही है। लगातार अलग अलग गुट बन रहे हैं, फूट पड़ रही है ओबीसी के अंदर। एक जाति दूसरी जाति पर एलिगेशन लगा रही है और उसके साथ में लड़ रही है, जबकि इसमें न तो जो लड़ रही है वो सही है और न जिससे लड़ा जा रहा है वो सही है। तो जब केवल ओबीसी की गिनती करने से ये लड़ाई खत्म होने वाली नहीं है, हमें हमारा अधिकार मिलने वाला नहीं है। असली जो लड़ाई है वो है जातीय आधार पर जनगणना। अगड़ों को भी गिनो और पिछड़ों को भी गिनो, सारी जातियों को गिनो, फिर ये तय करो कि भाई कौन जाति जो है ज्यादा लेके बैठी है, किसको कम मिला हुआ है। और इसमें कतई और इसलिए अगर कोई सवाल है कि जाति आधारित जनगणना पर किसी तरह का कंफ्यूजन है या कोई सवाल है तो पूछा जा सकता है। मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। हाँ जी, मैं एक और चीज पूछ रहा था। मेरी आवाज आ रही है अनिरुद्ध भाई? जी आ रही है। हाँ, मैं ये सवाल पूछ रहा था कि जैसे कि मतलब क्या कहते हैं, मंडल जो ओबीसी आयोग बनाया मतलब क्या कहते हैं, हाँ, जो 338 बी के अंदर मंडल आयोग के कुछ कर्तव्य भी और कुछ मतलब क्या कहते हैं उनको विशेष शक्तियां भी दी गई है। तो इसमें एक सोशली इकोनॉमिकली आधार पे शब्द यूज में लिया गया। तो क्या मतलब क्या कहते हैं इससे ये दो सी चीजें ठीक करेंगे? जैसे कि मतलब एक तो आपने जैसे बोला कि पहले भाई ओबीसी आरक्षण है वो मतलब क्या कहते हैं कोई भी निजी निजी कंपनी है उसके अंदर अगर सरकार का एक भी रुपया लगा हुआ है तो उसके अंदर आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। तो क्या ये मतलब वो काम करेंगे? क्योंकि अभी तक तो नहीं मिल रहा है। और ओबीसी आयोग की बात करें तो मतलब संवैधानिक दर्जा भी 3-4 साल तो हो गए हैं मतलब उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त किए हुए। और वैसे ओबीसी आयोग का काम तो मतलब कब का ही शुरू हो गया, 1993 से ही शुरू हो गया था। और दूसरी बात जैसे कि मंडल कमीशन के अंदर ये बात कही गई है कि भाई अगर कोई ओबीसी वर्ग का लड़का व्यवसाय करना चाहता है और उसके लिए लोन की जरूरत है तो वो सरकार एक अमाउंट तय करेगी, उतने तक लोन देगी। और इसके अंदर बिल्कुल। भी सोशली इकोनॉमिकली बात की गई है। तो क्या ये सारे अधिकार मिलेंगे? क्या हम मंडल कमीशन की उन सिफारिशों के आधार पे इनको घेर सकते हैं? ये बिल्कुल कह सकते हैं, क्यों नहीं। हमें देखिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, बगैर लड़े तो कभी किसी को कुछ नहीं मिला है, ठीक है। तो इसके लिए और जहां तक ओबीसी आयोग के संवैधानिक दर्जे की बात है तो देखिए ओबीसी आयोग को चाहे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है, चाहे जो उसको जो है पूरा पावर दे दिया जाए, जो भी होता है राष्ट्रपति से लेके और कुछ संसद से लेके सारी चीजों का, फिर भी तब तक आपका ओबीसी आयोग भला नहीं कर पाएगा जब तक आयोग में जिस पार्टी की सरकार होगी, सत्ता होगी, उस पार्टी के लोग अध्यक्ष, सचिव और सदस्य बनते रहेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि ये व्यवस्था होनी चाहिए कि ओबीसी आयोग के अंदर उस व्यक्ति का चयन किया जाए, चाहे वो अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, सचिव हो या सदस्य हो, जिसका कम से कम 10 साल का अनुभव हो सोशल एक्टिविस्ट एक्टिविज्म में और
जो आंदोलनों से जुड़ा रहा हो, समाज से जुड़ा रहा हो, इस तरह की एक्टिविटी में शामिल रहा हो, और जो कम से कम सत्ताधारी दल जो है उस पार्टी का कार्यकर्ता तो कतई ना हो, तब आपकी बात संभवतः सुनी जा सकती है। उससे उसके अतिरिक्त हमें तो कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती है, क्योंकि पिछली बार जो ओबीसी आयोग बना था, जो लोग थे वो भी हालांकि लोग बीजेपी से ही थे, उन्हीं के लोग थे, लेकिन उन लोगों ने कहीं ना कहीं काम किया, और काम किया उसी का खामियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि 3 साल पूरे होने के बाद जब से उनको हटाया गया है, आज लगभग 5 से 6 महीना हो गया होगा, अब तक दोबारा आयोग का पुनर्गठन नहीं किया गया है, और हमें नहीं लगता है कि 24 के चुनाव तक आयोग का पुनर्गठन हो पाएगा। तो ये एक मतलब बड़ी समस्या है, क्योंकि इसके लिए जरूरी है कि उसमें पार्टी से जुड़े हुए लोग, विशेष सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोगों को तो नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि जो पार्टी के लोग हैं वो ऊपर का आदेश मानेंगे या आपकी बात मानेंगे, ये बड़ी समस्या है। जी। ये आपसे परिचय करवा दूं अनिरुद्ध भाई, ये विजेंद्र जी कषाणा है। क्रांतिकारी साथियों, यदि आप संवैधानिक अधिकारों, जातिवाद जनगणना, मंडल कमीशन, बहुजन महापुरुषों की वैचार की समता, समानता और सामाजिक न्याय के आंदोलन को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन के बटन को दबाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें व अपनी यथासंभव शक्ति अनुसार हमें आर्थिक सहयोग करें।